नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे जीके और जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, जो हमारी परीक्षाएं एमटीएस है, सुपर टेट है और अदर एग्ज़ाम हैं, और जो अग्निवीर की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं, ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। इसमें हमने जीके और जीएस और प्लस हिंदी के भी क्वेश्चनों को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं बार बार, वही प्रश्न हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अरब लीग। अरब लीग क्या है? अरब लीग, तो अरब लीग जो है सहयोग का समन्वय करना। तो अरब लीग एक ऐसा जो संस्थाएं जो होती हैं, एक बनाई जाती हैं, संगठन बनाई जाती हैं। तो अरब लीग एक संगठन है। इसका संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सहयोग का समन्वय करना, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करना। स्थापना की बात करें तो अरब लीग की जो स्थापना हुई थी वो 22 मार्च 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय काहिरा के अंदर स्थित है। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया, कितने देश इसमें सदस्य हैं? तो 22 देश इसमें सदस्य हैं। दूसरा प्रश्न जो हमारा, देशों की संसद का नाम। तो कौन सी देश की कौन सी संसद है? तो भारत की संसद का बात करें तो भारत की संसद का नाम संसद है। कनाडा और ब्रिटेन की जो संसद का नाम है वो पार्लियामेंट है। तो कनाडा और ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट है। और जापान की संसद की अगर बात करें, जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की जो संसद है, जापान की संसद का नाम डायट है। जापान की संसद का नाम डायट है। अगला जो हमारा प्रश्न है, मलेशिया। और मलेशिया की संसद की अगर हम बात करें तो मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। तो जापान डायट, मलेशिया दीवान नगारा, कनाडा ब्रिटेन पार्लियामेंट और भारत संसद। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ओपेक। ओपेक क्या है? ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की फुल फॉर्म है। हिंदी में अगर बात करें ओपेक की, तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। कि ऐसे देश जो पेट्रोलियम का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, उनका क्या एक संगठन है। कितने देश इसमें शामिल हैं? तो 13 देश इसके सदस्य हैं, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। भारत इसमें शामिल नहीं है। किसमें? ओपेक के अंदर। स्थापना की अगर बात करें ओपेक की, तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? बगदाद के अंदर। अगला जो प्रश्न हमारा वो है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस क्या है? तो रेड क्रॉस की अगर हम बात करें, रेड क्रॉस शुद्ध युद्ध और विपदा के समय राहत दिलाना। रेड क्रॉस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है युद्ध और विपदा, यानी कि कोई भी आपत्ति आ जाए उस समय राहत दिलाना रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य है। स्थापना की अगर बात करें तो 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पूछ ले तो मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, रेड क्रॉस का मुख्यालय। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा जो है संकेत। रेड क्रॉस का जो संकेत होता है वो क्या है? तो रेड क्रॉस का संकेत है डॉक्टरी सहायता के लिए और अस्पताल में। आपने देखा होगा अस्पताल में और जो डॉक्टरी सहायता, जहाँ पर डॉक्टर जो बैठते हैं वहाँ पर एक लाल कलर का एक चिन्ह बना हुआ था प्लस का, तो उसे कहते हैं रेड क्रॉस। कलम का जो संकेत होता है वो क्यों बनाया जाता है? तो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कलम का जो चिन्ह है वो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? तो लाल त्रिकोण जो संकेत है वो किसका है? संकेत है परिवार नियोजन का प्रतीक है। परिवार नियोजन का प्रतीक लाल त्रिकोण। कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है और रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता और अस्पताल का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो वो है डूरंड रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य वो रेखा है वो है 38वीं समांतर रेखा। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के मध्य मैगिनॉट रेखा है। तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य मैगिनॉट रेखा, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा
और डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। तो जर्मनी फ्रांस के मध्य है, मैगिनॉट रेखा है। अगला जो प्रश्न हमारा वो है प्रमुख वाद्य यंत्र और इनको बजाने वाले, यानी कि वाद्य यंत्र और उनके वादक, तो वो कौन कौन से हैं। बांसुरी बजाने वाले पहले वादक कौन से हैं, वो है पन्नालाल घोष। बांसुरी ये वादक हैं, बांसुरी बजाने वाले। बीड़ा वादक कौन है, बालचंद्रन। बीड़ा वादक बासे बीड़ा बासे बालचंद्रन, तो बीड़ा बालचंद्रन, बांसुरी पन्नालाल घोष। तो जब सुर निकलेगा तो क्या बनाएंगे, घोष। घोष बोलते हैं किसके लिए, ननाद या झंकार के लिए। सारंगी उस्ताद बिंदु खां। सारंगी कौन है, उस्ताद बिंदु खां। सितार, सितार कौन है, सितार की वादक कौन है, पंडित रविशंकर। सितार वादक कौन है, पंडित रविशंकर। सारंगी वादक कौन है, उस्ताद बिंदु खां। बीड़ा वादक कौन है, बालचंद्रन। बांसुरी कौन है, पन्नालाल घोष। प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार, पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी और नोबेल पुरस्कार कब से शुरुआत हुए थे देने के लिए। तो नोबेल पुरस्कार 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी। साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्जर, पुलित और पत्रकारिता, तो पुलित्जर जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और 1917 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और 1957 से इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 1957 से इसकी शुरुआत हुई थी किसकी, भटनागर पुरस्कार देने की। सरस्वती सम्मान कब से दिया जाता है, तो सरस्वती सम्मान 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी, सरस्वती सम्मान पुरस्कार की। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा प्रश्न रहेगा कॉपर। हम बात करें किसकी, कॉपर की। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, तो कॉपर का जो मुख्य अयस्क है वो है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट। सर्वप्रथम तड़ित झंझ की संकल्पना किसने दी थी, तो सर्वप्रथम तड़ित झंझ की संकल्पना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी। एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के व्यक्ति थे, तो उन्होंने बताया था, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था तड़ित झंझ। तड़ित झंझ क्या होता है, बिजली की जो गड़गड़ाहट होती है, बिजली की जो चमक होती है, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो उसका कॉन्सेप्ट दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पवन का वेग मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पवन का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है, विद्युत का, तो विद्युत का मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव की आवर्त सारणी है, और वर्तमान में आधुनिक में कौन सी है, मौजले की आवर्त सारणी है। तो उन्होंने बताया था कि भाई तत्वों की सर्वाधिक तत्व जो ऋणात्मक है और विद्युत का वो कौन सा है, तो वो है फ्लोरीन। और सर्वाधिक विद्युत का धनात्मक तत्व कौन सा है, वो है फ्रांसियम। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कब होता है, यानी कि दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल होता है। कौन कौन सी बल होते हैं आकर्षण बल दो न्यूट्रॉनों के बीच, तो एक तो होता है गुरुत्वीय बल और एक होता है नाभिकीय बल। दो बल होते हैं, नाभिकीय बल और गुरुत्वीय बल, दो न्यूट्रॉनों के बीच। अगला प्रश्न हमारा क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, तो क्विकसिल्वर का जो रासायनिक नाम है वो है पारा या पारद, पारा या पारा। अग्निशमन वस्त्र, आपने देखा होगा जो अग्नि बुझाने के लिए जो व्यक्ति जाते हैं उनके वस्त्र किसके बने हुए होते हैं, तो उनके जो वस्त्र बने हुए होते हैं वो होते हैं एस्बेस्टॉस के से बनाई जाती हैं। एस्बेस्टॉस के उनके वस्त्र बने हुए होते हैं किनके, अग्निशमन जो व्यक्ति होते हैं उसमें कार्यरत होते हैं। तो आप देखा होगा आग लग जाती है तो उसके अंदर तुरंत प्रवेश हो जाते हैं क्योंकि उनके कपड़े आग नहीं पकड़ते। वो किसके बने हुए होते हैं, एस्बेस्टॉस के बने हुए होते हैं। सोना या स्वर्ण किस में घुल जाता है, तो सोना या स्वर्ण है वो एक्वारेजिया में घुल जाता है। किस में घुल जाता है, स्वर्ण या सोना किस में घुलता है, एक्वारेजिया में घुल जाता है। अब एक्वारेजिया क्या होता है, ये होता है सुनारों के पास। जब आप सोने को जाते हैं उसकी चमक कराने के लिए कि भाई सोना क्या हो गया, अब मान के चले कोई महिला है और आभूषण पहनती है, सोने के आभूषण पहनती है, और वो सोनू के जो हमारे आभूषण होते हैं वो थोड़े से गंदे हो गए और उनको सही कराने के लिए सुनार के पास जाते हैं। और जैसे हम उनके सुनार के पास जाएंगे तो वो सुनार किस में डाल लेता है,
इक्वा डाल लेता है उसमें, तो थोड़ी सी सोने की जो मात्रा है वो सुनार के पास ही रह जाती है और महिला का जो आभूषण होता है वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो कहते हैं कि भाई सोना साफ हो गया, लेकिन नहीं, उसमें तो उसने सोना चुरा लिया, उसने चुरा लिया। तो कुछ होते हैं ऐसे व्यक्ति, तो सोना किस में घुल जाता है, इक्वारेजिया में घुलता है। लौंग का वानस्पतिक नाम क्या होता है, लौंग का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है सीजियम एरोमेटिकम। लौंग का वानस्पतिक नाम है सीजियम एरोमेटिकम। अल्फा अल्फा या ल्यूसन घास कौन सी होती है, तो ल्यूसन घास जो होती है, ल्यूसर्न घास जो होती है वो मुलायम टाइप की घास होती है, मुलायम। कौन से कुल की है, तो जो कुल है उसका वो फेबियसी कुल की है, और ये पुष्पीय पौधा है। कैसा पौधा है, पुष्पीय पौधा है। और कहाँ पाया जाता है, तो एशिया महाद्वीप में अधिक पाया जाता है। तुलसी, तुलसी क्या है, तुलसी शाक है, शाक बोले तो हर्ब है, ये औषधि है। तुलसी क्या है, औषधि है, और इसे कहते हैं शाकीय भारतीय डॉक्टर। शाकीय भारतीय डॉक्टर किसे कहा जाता है, तुलसी को कहा जाता है। ये शाक है और औषधि में ये कार्य आती है, औषधि के काम में आती है। कौन, तुलसी। टमाटर, लाल मिर्च और तरबूज में गहरा लाल रंग किसके कारण होता है, तो आपने देखा होगा टमाटर भी लाल होता है और मिर्च का भी रंग क्या होता है, लाल होता है, और तरबूज का भी लाल रंग होता है। वो किसके कारण होता है, तो वो होता है लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन के कारण। कुकुरमुत्ता या मशरूम, अब मशरूम किसे कहते हैं, तो ये किससे बनती है, ये कवक से बनती हैं। ये क्या है, कवक हैं। कौन, कुकुरमुत्ता या मशरूम। कुकुरमुत्ता या मशरूम क्या है, कवक हैं। गाँव में से कहते हैं खुम्बी, गाँव में क्या कहते हैं इसे, खुम्बी। अगर हम बात करें खुम्बी की, तो सबसे अधिक प्रोटीन की बात करें, सबसे अधिक प्रोटीन अगर जो पाई जाती है, 56% प्रोटीन पाई जाती है किसके अंदर, मशरूम के अंदर। मशरूम के अंदर 56% प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद सोयाबीन के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन में मशरूम ना हो तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। अगर मशरूम है ऑप्शन में तो मशरूम पे जाएं, क्योंकि मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, 56% पाई जाती है। बाल, नाखून, सींग, खुर, ऊन में कौन सी प्रोटीन होती है, तो बाल, नाखून, सींग, खुर में जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन होती है केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन होती है। आपने देखा होगा बाल, नाखून इनको हम काट देते हैं तो हमें क्या नहीं होता, दर्द की अनुभूति नहीं होती। इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो इनमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। लार क्या है, लार अम्लीय है। लार क्या है, अम्लीय है। लार का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। लार क्या काम करती है, तो मुख और दांतों को साफ रखती है। कौन, लार। शहद में क्या होता है, तो शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। शहद में क्या होता है, शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, रेड ब्लड जो कार्पल सेल्स होती हैं, कार्पल्स, तो उनका कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो रेड ब्लड सेल का जो कब्रिस्तान होता है वो पीलिया या स्प्लीन होता है, पीलिया या स्प्लीन होता है। तंबाकू में पाया जाता है, तंबाकू में क्या पाया जाता है, तंबाकू में निकोटिन प्रोटीन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटिन प्रोटीन, यानी कि निकोटिन जो पदार्थ है, निकोटिन नशीला पदार्थ होता है, वो पाया जाता है तंबाकू के अंदर। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि की बात करें, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो पीयूष ग्रंथि जो हमारी पाई जाती है वो मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि का जो दूसरा नाम है वो है मास्टर ग्रंथि। कैसी होती है, तो मटर के दाने के समान होती है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि वो कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसे। मटर के दाने के समान होती है, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। नरलिंग हार्मोन क्या होता है, तो नरलिंग हार्मोन की हम बात करें वो हमारा एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन है, एंड्रोजन। स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा होता है, तो वो होता है एस्ट्रोजन। नरलिंग की बात करें कौन सा हार्मोन, तो एंड्रोजन हार्मोन। स्त्रीलिंग हार्मोन की बात करें तो वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। व्हेल क्या है, व्हेल का जो गर्भकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है, स्तनधारी है और विशालतम जीव है, और नियततापी प्राणी भी कहलाता है। कौन, व्हेल। स्तनधारी, स्तन को धारण करने वाला, अर्थात ऐसा प्राणी जो बच्चे को दूध पिलाता हो उसे कहते हैं स्तनधारी, उसे कहते हैं स्तनधारी। जीवाणु और कवक क्या होते हैं, तो जीवाणु और कवक जो होते हैं वो अपमार्जक कहलाते हैं, ये साफ करने के काम में आते हैं। कौन, जीवाणु और कवक। इंसुलिन में क्या पाया जाता है, तो इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, इसे कहते हैं डायबिटीज़ रोग। क्या कहते हैं, मधुमेह रोग, डायबिटीज़ रोग। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा प्रश्न है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ,
अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? तो वो ट्रेक है हमारी समानता, समानता। सा से हो गया हमारी साबरमती, माँ से हो गया हमारे माही, ना से हो गया नर्मदा, ता से हो गया ताप्ती। तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। किस में गिरती हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। और माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो जो भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा 8 राज्य से होकर जाती है, तो माही नदी उस रेखा को यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और कृष्णा नदी की तुंगभद्रा सबसे लंबी सहायक नदी है। नदियों को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, आप हमारी वीडियो देखें। जो नदियों का कॉन्सेप्ट है, सदाबहारी नदियाँ और बरसाती नदियों का कॉन्सेप्ट है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। कोई सी भी नदी हो हमने बहुत ही डिटेल से समझाया है। अगली हम बात करें महानदी का उद्गम स्थान। तो महानदी का जो उद्गम स्थान है वो सिंघावा भूमि। सिंघावा भूमि कहाँ पर है ये? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, सिंघावा भूमि। महानदी वहीं से निकलती है। महानदी पर हीराकुंड बांध है और हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कटक महानदी के किनारे स्थित है, उड़ीसा राज्य में। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक के अंदर स्थित है। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक के अंदर स्थित है, उड़ीसा में। नर्मदा का उद्गम स्थान क्या है? तो नर्मदा का उद्गम स्थान जो है वो है अमरकंटक पहाड़, अमरकंटक पठार या पहाड़। कहाँ है ये अमरकंटक पठार? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। और नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में, जब ये गुजरात राज्य से प्रवेश करती है गुजरात राज्य में, तो इसी नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध है, इसी नदी पर। और वहीं पर एक द्वीप है साधुबेट द्वीप, साधुबेट द्वीप। और साधुबेट द्वीप और वहीं पर सरदार सरोवर जो बांध है, साधुबेट द्वीप पर एक स्टैच्यू बनाई गई है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो चुकी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यानी कि उनकी प्रतिमा है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 182 मीटर ये ऊंची है। कोसी नदी क्या है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी कहलाती है। जैविक मरुस्थल नदी भी कहलाती है। कौन सी? दामोदर नदी, दामोदर नदी। और इसे बंगाल का शोक कहते हैं, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो नार्वे। नार्वे कहाँ स्थित है? तो नार्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नार्वे की जो राजधानी है वो ओस्लो है। हमने राजधानियों को स्टार से शो किया है। तो नार्वे की जो राजधानी है वो ओस्लो है। और ओस्लो में क्या दिया जाता है? तो ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नार्वे को मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं। नार्वे को क्या कहते हैं? मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं। और जापान को उगता हुआ सूर्य कहा जाता है। तो नार्वे मध्यरात्रि का सूर्य, जापान उगता हुआ सूर्य। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है स्वीडन। स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से? चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो चिकित्सा, साहित्य, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसे कहते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो विश्व का जो अन्न भंडार हो रहा है वो इटली में हो रहा है। और इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं, इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। तो इटली से एक नदी निकलती है पो नदी। तो पो नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर अन्न अधिक उगाया जाता है, इसलिए इटली को कहते हैं विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी, वोल्गा नदी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध इतिहास से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, वर्तमान में ऋषिपत्तनम। तो सारनाथ या ऋषिपत्तनम में पहला उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध की प्रथम बोध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बोध संगति राजगृह में हुई थी। उस समय शासक थे वो अजात शत्रु थे। दूसरी जो बोध संगति हुई थी वो वैशाली में हुई थी, कालाशोक उस समय शासक थे। तृतीय यानी तीसरी बोध संगति कब हुई थी? तो तृतीय बोध संगति
पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक उस समय शासक थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? कुंडलवन में हुई थी और कनिष्क उसमें शासक थे। उस समय कौन शासक थे? कनिष्क थे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान। तो पेरियार करेला खाता, करेला का स्वाद होता तीखा। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल के अंदर। दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कश्मीर के अंदर है। हुंगुल जाति के हिरण पाए जाते हैं। तो वाल्मीकि और कैमूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो बिहार राज्य के अंदर हैं। वाल्मीकि और कैमूर बिहार में है। कान्हा, माधव और पेंच ये मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश, अब मध्यमानी होती है बीच में, मध्यमानी बीच में। तो कान्हा की जो माँ थी उन्होंने कान्हा बोले कृष्ण भगवान को, तो कान्हा को कहाँ बांध दिया था? तो उनके पेंच कस के बांध दिया था बीच में। कहाँ बांध दिया था? बीच में। तो मध्य बोले तो बीच में, तो पेंच कस दिया था किसको? कान्हा को। और माधव कहते हैं कृष्ण भगवान को ही। तो कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला हमारा बेतला और पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं? तो बेतला और पलामू राष्ट्रीय उद्यान और हमारा एक हजारीबाग, बेतला, पलामू, हजारीबाग ये राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड के अंदर स्थित है। और केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये मणिपुर के अंदर स्थित है। विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबिल लामजाओ, जो मणिपुर के अंदर स्थित है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा पंचायतन शैली। तो पंचायतन शैली में कौन कौन से मंदिर शामिल हैं? तो पंचायतन शैली की अगर हम बात करें तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। और खजुराहो कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। किसने बनवाया था कंदरिया महादेव मंदिर को? ये चंदेल विद्याधर ने बनवाया था इसे। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के अंदर स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ है? ये उड़ीसा राज्य है। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। और किसने बनवाया इसे? राजा अयाती केसरी ने इसे बनवाया था। अब जो कैलाश मंदिर है ये पंचायतन शैली में शामिल नहीं है। तो कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र बोले तो महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है कैलाश मंदिर। और इसे किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था कृष्ण प्रथम, उसने इसे बनवाया था। अगला प्रश्न हमारा आता है अकबर से। अकबर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल क्लास को स्किप ना करें। इस क्लास के माध्यम से आपको प्रत्येक परीक्षा के अंदर बहुत प्रश्न मिलने की संभावना है। तो देखें अकबर, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्नों को हमने इसमें रखा है। अकबर का जो राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था 1582 ईस्वी में। तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। कब चलाया था? 1582 ईस्वी में इसे चलाया था। और अकबर के शासनकाल को, यानी कि इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? अकबर के काल को कहा जाता है। और दास प्रथा का अंत कराया था 1562 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत किसने कराया था? 1562 ईस्वी में कराया था। और जजिया कर समाप्त किसने किया था? तो जजिया कर समाप्त अकबर ने ही किया था 1564 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त कब हुआ था? 1564 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत कब कराया था? 1562 ईस्वी में। अगला जो हमारा प्रश्न है वह नोटों पर चित्र। 10 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ होता है? तो 10 के नोट पर सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है। और ये कोणार्क, तो सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है। 10 के नोट पर सूर्य मंदिर, 20 के नोट पर एलोरा की गुफाएं, 50 के नोट पर हम्पी के पत्थर यानी कि रथ मंदिर, 100 के नोट पर रानी की बाव, 200 के नोट पर सांची का स्तूप, 200 के नोट पर सांची का स्तूप, 100 के नोट पर रानी की बाव, 50 के नोट पर हम्पी के पत्थर रथ मंदिर, 20 के नोट पर एलोरा की गुफाएं और 10 के नोट पर सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। अगला 500 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? तो 500 के नोट पर लाल किला का चित्र बना हुआ है। 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र बना हुआ है। पहली जनगणना स्वतंत्र भारत में 1951 में जब देश आज़ाद हो गया था, 1951 की बात कर रहे हैं हम, तो प्रथम जनगणना हुई थी 1951 में। कौन सी जनगणना थी? तो 1951 से और 2011 तक, 1951 से 2011 तक ये 7वीं जनगणना है। प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना शुरू होती है। पहली जनगणना कब हुई थी? अब पहली जनगणना प्रश्न पूछने का उसका क्राइटेरिया होगा कब, वो है वैज्ञानिक नाम।
तो वैज्ञानिक तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है हॉली बेसिल, क्योंकि एसएससी की जीडी की परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया था कि हॉली बेसिल किसका वैज्ञानिक नाम है, वो है तुलसी का। इसे कहते हैं ऑसीमम सैक्टम, ऑसीमम सैक्टम। और मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है, वो है रेफिनस सैटाइवस, रेफिनस सैटाइवस। और हल्दी का वैज्ञानिक नाम है वो है करकुमा लौंगा, करकुमा लौंगा। दूधिया घास का जो वैज्ञानिक नाम है वो है यूफोबिया हेरट, यूफोबिया हेरट। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है पहला कांग्रेस अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस अधिवेशन कब कब हुए थे। तो पहला कांग्रेस अधिवेशन जो हमारा हुआ था वो हुआ था 1885 ईस्वी में मुंबई में। कहाँ हुआ था, मुंबई के अंदर। उस अध्यक्ष कौन थे उस समय, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी उस समय अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। 22वां कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर 22वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और दादा भाई नौरोजी उस समय अध्यक्ष थे और उसी समय पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, तो 1887 ईस्वी में मद्रास के अंदर ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और उस समय पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो मुस्लिम अध्यक्ष थे। सुपर टेट की परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया था, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस अधिवेशन के 1887 ईस्वी में तीसरा कांग्रेस अधिवेशन मद्रास के अंदर हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2022, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ हुआ था, अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य। इसमें जीता कौन, तो अर्जेंटीना इसमें जीता था और फ्रांस इसमें उपविजेता रहा था। अर्जेंटीना का जो कप्तान था वो था लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी। और जो अर्जेंटीना के जो कप्तान लियोनेल मेसी थे उनके लिए गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया था, गोल्डन बॉल अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। और जो फ्रांस के एक खिलाड़ी थे उन्हें, कौन से खिलाड़ी थे, किलियन एम्बाप्पे, किलियन एम्बाप्पे, उन्हें गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था, जो फ्रांस के रहने वाले थे। अगला हमारा जो प्रश्न है वो हमारा हिंदी के कुछ विलोम शब्द भी हैं इसमें। विलोम शब्द, विलोम शब्द की बात करें तो स्थावर का जो विलोम शब्द है वो जंगम है। प्रसारण का जो विलोम शब्द है वो आकुंचन है। पाश्चात्य का जो विलोम शब्द है वो पूर्वात्य है। उत्तम का जो विलोम शब्द है वो है अधम। शाश्वत और चिरंतन का जो विलोम शब्द है वो नश्वर है। और ऋजु और वक्र का जो विलोम, ऋजु का जो विलोम शब्द है वो वक्र है। और आलस्य का जो विलोम शब्द है वो उधम है। और उदत का विलोम शब्द विनीत है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट विलोम शब्द हैं, यहाँ से किसी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा विलोम शब्द से। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है पर्यायवाची शब्द। तो वन का जो पर्यायवाची शब्द है वो है अरण्य, कानन, कांतार और विपिन। सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है वो है शारदा, महाश्वेता या एला। गंगा के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है जानवी, त्रिपथगा या सुरसरी, जानवी, त्रिपथगा और सुरसरी। नदियों की बात करें तो सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। गोदावरी नदी तिरबंकेश्वरम पहाड़ से निकलती है। पेन्नार नदी चेन्नकेशव पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न हमारा पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किस किस के मध्य, तो बाबर बसर से लोधी के मध्य, बाबर बसर से लोधी के मध्य, बाबर और लोधी के मध्य हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और द्वितीय पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य, तो बैरम खां और हेमू के मध्य हुआ था। तो बैरम खां अकबर की सेना से संबंधित था और जो हेमू की सेना से शेरशाह सूरी था। तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। मराठा बसर से अहमद शाह के मध्य हुआ था। वैज्ञानिक नाम, तो ABCDE के ये होते हैं हमारे वैज्ञानिक, यानी कि ये क्या है, विटामिन हमारी, ये क्या है, विटामिन। अब इनके वैज्ञानिक नाम तो कौन से होते हैं, तो इसको याद रखेंगे। रथ एक टाफी, रथ एक टाफी। रा से हो जाएगा रेटिनाल, था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टेकोफेरॉल और फी से फ्लूक्यूनॉन। रेटिनाल, और रेटिनाल की बात करें तो रथ सजाया जाता है। तो ए और बी के जो खोज करता है वो मैकुलन साहब हैं। सी का आधा कटा हुआ भाग है तो इसको कहते हैं हॉल कट। डी तो कैल्सीफेरॉल, फेरल अभी लगाएंगे तो मिलने जाएंगे, तो कैल्सीफेरॉल का जो खोज करता है वो मिलेवी साहब हैं। और ई से हो गए एवांस साहब, तो ई के जो खोज करता है वो एवांस साहब हैं। और के जो खोज करता है वो डेम या डेजी हैं,
विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बी की कमी से बेरीबोरी रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। छोटे बच्चों में रिकेट्स कहलाता है और जब वयस्क अवस्था में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऑस्टिमलेशिया। ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है, पुरुषों में नपुंसकता होता है, महिलाओं में इसे बांझपन कहते हैं। के की कमी से रक्त का थक्का जमना। अगला है बी, विटामिन जो बी होती है, बी कॉम्प्लेक्स है। बी क्या है? कॉम्प्लेक्स है। बी7 का जो वैज्ञानिक नाम है वो बायोटीन है। इसकी कमी से अनिद्रा रोग होता है। और विटामिन बी12 की कमी से तंत्र क्या हो जाता है? गड़बड़ा जाता है। तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालमीन। कोबाल्ट धातु पाई जाती है इसके अंदर, बी12 के अंदर। बी5 का जो वैज्ञानिक नाम है वो पेंटोथेनिक, पेंट कहते हैं 5 के लिए केमिस्ट्री के अंदर। तो बी5 का जो वैज्ञानिक नाम है वो पेंटोथेनिक है। इसकी कमी से बाल कमजोर हो जाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा प्रश्न है अगला समांतर सिरा विन्यास। समांतर सिरा विन्यास की हम बात करें किस किस में पाया जाता है, तो समांतर सिरा विन्यास वाले जो पौधे होते हैं उनके अंदर जड़ें झकड़ा पाई जाती हैं। उन्हें एक बीजपत्री पौधा कहते हैं, जैसे गेहूं और केला, ये समांतर सिरा विन्यास होता है। जालिका सिरा विन्यास, जड़ें उनकी मूसलाधार होती हैं, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, जैसे चना, मूली और नीम। आप कैसे पहचानेंगे एक वन के अंदर जाएं कि ये एक बीजपत्री पौधा है या द्विबीजपत्री पौधा है? तो कैसे पहचाने? या तो जड़ के माध्यम से पहचाने या पत्तियों के माध्यम से। तो समांतर सिरा विन्यास पत्तियों पर तो एक बीजपत्री, जालिका सिरा विन्यास तो द्विबीजपत्री। यदि आपका पौधा हो, जो छोटा पौधा उगता है, तो आपने देखोगे दो बीज चोल आते हैं एक साथ, तो समझ जाना क्या है? द्विबीजपत्री। और एक चोला है तो एक बीजपत्री। जैसे बात करें, जैसे हम तरबूज को ले, तरबूज का बीज देखा होगा आपने, तो तरबूज के अंदर जो मींग होती है, खरबूज के अंदर जो मींग होती है, खरबूज हो, तरबूज हो, लौकी हो, कद्दू हो, तो इनके अंदर जो मींग होती है वो दो भागों में क्या हो जाती है? अलग अलग विभाजित हो जाती है। तो इसलिए इसे कहते हैं द्विबीजपत्री पौधा। पौधों में प्रजनन किस किस से होता है? तो गुलाब में जो प्रजनन होता है वो कलम द्वारा होता है, आलू में जो प्रजनन होता है वो कलिका द्वारा होता है, और पत्थर चट्टा में जो प्रजनन होता है वो पत्ती द्वारा होता है, और शकरकंद में जो प्रजनन होता है वो जड़ द्वारा होता है। अगला प्रश्न हमारा, एक वस्तु का द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, वह 15 मीटर पर सेकंड वेग से चल रही है, तो संवेग क्या होगा? तो संवेग का सूत्र होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो P बराबर 15 गुणा 15, तो कितना हो जाएगा? 15 225 किलोग्राम मीटर पर सेकंड उसका संवेग हो जाएगा। स्थिर अवस्था में द्रव क्या करता है? तो स्थिर अवस्था में जो द्रव होता है वो सभी दिशाओं में दबाव डालता है। LPG क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये द्रवित पेट्रोलियम गैस है। दहन के बाद क्या निकलता है? तो इसके दहन के बाद जलवाष्प निकलती है। इसका ऊष्मीय मान अधिक होता है। ये कैसी है? ये रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है। किसका मिश्रण है? तो इसका जो मुख्य संगठन है वो ब्यूटेन है। ब्यूटेन बोले तो इथेन और प्रोपेन है। तो LPG का मुख्य घटक कौन सा है? वो है ब्यूटेन। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। आपने देखो पृथ्वी पर क्या होती हैं? ऋतुएं बदलती हैं। वो किस कारण बदलती हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। अब केंद्रीय बल क्या होता है? तो केंद्र से बाहर की ओर जब बल लगाया जाता है उसे कहते हैं अपकेंद्री बल। जैसे मशीन में जो कपड़े धोना, दूध से क्रीम निकालना, ये क्या किसके उदाहरण है? ये अपकेंद्री बल के उदाहरण है। अभिकेंद्री बल क्या होता है? केंद्र की ओर बल लगाना। जैसे केंद्र है तो इसकी ओर बल लगाना। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति करना। सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या करते हैं? गति करते हैं। तो ग्रह किसकी ओर अट्रैक्शन होते हैं? सूर्य की ओर। तो क्या केंद्र की ओर जब बल लगाते हैं तो उसे कहते हैं अभिकेंद्री बल। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। एक इलेक्ट्रॉन होता है और नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो वो नाभिक की ओर क्या लगाता है? बल लगाता है, तो उसे कहते हैं अभिकेंद्री बल का उदाहरण। अगला जो प्रश्न हमारा वो है व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है? समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में यानी कि एक ही दिशा में गमन करती हैं। कोई भी माध्यम हो और एक ही दिशा में गमन करती हो तो उसे कहते हैं व्यतिकरण। जैसे साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, ये किसके कारण दिखाई देता है? ये व्यतिकरण का ही उदाहरण है। केरोसिन तेल की परत पानी में रंगीन दिखाई देती है। केरोसिन जो तेल होता है और उसकी परत पानी में कैसी दिखाई देती है? रंगीन दिखाई देती है। केरोसिन तेल बोले तो मिट्टी का तेल। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा प्रश्न है
श्रीलंका की सबसे लंबी गंगा कौन सी है? तो श्रीलंका की जो सबसे लंबी गंगा है वो है महावेली गंगा। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा? वो है हांगकांग। रूस का एशियाई भाग क्या कहलाता है? रूस का एशियाई भाग कहलाता है साइबेरिया, और साइबेरिया के अंदर स्थित है बैकाल झील, कैस्पियन सागर स्थित है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर खारे पानी की झील कौन सी है? तो एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर जो खारे पानी की झील है वो है पेंगोंग झील, जो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख का क्षेत्र वहीं पर तिब्बत यानी कि लद्दाख में स्थित है। ऊंचाई की अगर बात करें तो 4,267 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा, एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप कौन कौन सी हैं? तो एशिया महाद्वीप के 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब का जो प्रायद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति कौन सी है? तो अंटार्कटिका की जो मुख्य वनस्पति है वो है लाइकेन और मॉस, लाइकेन और मॉस। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र कौन सा है? तो अंटार्कटिका में पहला जो शोध केंद्र है वो है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। और वर्तमान में क्या ये बंद है, वर्तमान में ये बंद है। और दूसरा जो शोध केंद्र है वो है मैत्री, और तीसरा जो शोध केंद्र है वो है भारती। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती 3 शोध केंद्र हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर। और अंटार्कटिका महाद्वीप को ही निर्जन महाद्वीप कहा जाता है, इसे ही और श्वेत महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, यूरोप में यूक्रेन, यूरोप में यूक्रेन विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं की बात करें तो वो हाँ यूक्रेन के अंदर होता है। इसे विश्व का अन्न भंडार भी कहते हैं और इसे रोटी की डलिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। अगला जो प्रश्न हमारा वो है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का जो सबसे बड़ा नगर है वो है लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे है? तो वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश कौन सा है? एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश है वो है हमारा मलेशिया। कौन सा देश है? मलेशिया। और मलेशिया में कौन सी खनन है? तो इपो खनन है। घाटी की बात करें तो किंता कैलांग घाटी है। अगला जो प्रश्न है, एशिया की नदी घाटियों को क्या कहा जाता है? एशिया की नदी घाटियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? एशिया की नदी घाटियों को कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर हैं। तो विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत। म्यांमार सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है। म्यांमार विश्व में सबसे ज़्यादा अगर भगवान बुद्ध के जो मंदिर हैं सुंदर सुंदर, वो म्यांमार के अंदर स्थित हैं। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच कौन सा दर्रा है? तो ऑस्ट्रिया और इटली के बीच ब्रेनर दर्रा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य कौन सी जलसंधि है? तो ऑस्ट्रिया और न्यू गिनी के मध्य टॉरिस जलसंधि है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो परावर्तक दूरबीन में, सर्चलाइट में, परावर्तक दूरबीन में और हेडलाइट में। दाढ़ी बनाने वाले में, जो नाई जो दाढ़ी बनाता है वो जो दर्पण लगा हुआ होता है, आँख कान नाक गला का जो डॉक्टर है उसके पास भी अवतल दर्पण होता है। तो परावर्तक दूरबीन, सर्चलाइट, हेडलाइट, दाढ़ी बनाने में, आँख कान नाक गले के डॉक्टर के पास। अगला जो प्रश्न हमारा वो पॉलिटी से है। देखिए, आपातकाल अनुच्छेद, आकस्मिक निधि। आपातकाल अनुच्छेद और आकस्मिक निधि। तो बात करें अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 में ये बात उल्लेखित है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 75 में लिख रखा है। और अनुच्छेद 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अगला जो प्रश्न है, अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है, यानी कि संसद है और विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है 267 के अंदर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 129 क्या कहता है? अनुच्छेद 129 कहता है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। शुद्ध वर्तनी हिंदी से संबंधित है कुछ प्रश्न। अहिल्या ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध अहिल्या। कवित्री ऐसा लिखा जाता है, बा पर छोटी की मात्रा नहीं लगती है, या पर छोटी की मात्रा लगती है। अगला जो प्रश्न हमारा, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट ऐसे लिखा जाता है और अनुदित में बड़ू की मात्रा लगती है। इंतजार ऐसे लिखा जाता है, संश्लिष्ट ऐसे लिखा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय जो रा लगता है, रा पे रा लगता है, रा पे रा लगता है, ना कि ता पर रा लगता है। अगला जो प्रश्न देखें, वाक्यांश के लिए एक शब्द। आकाश में तारे का टूटना क्या कहलाता है? आकाश में तारों का टूटना उपप्लव कहलाता है।
जिसका उपचार ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। सागर में लगने वाली आग बड़वाग्नि कहलाती है और पेट में लगने वाली आग जठराग्नि कहलाती है। अगला जो प्रश्न हमारा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक बसर से राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य हुआ था कलिंग का युद्ध। जीएसटी क्या है? जीएसटी तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म है। हिंदी में कहते हैं माल एवं सेवा कर। माल एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री द्वारा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी। ये अप्रत्यक्ष कर है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है और 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश का भूमि के बंटवारे से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है भारत रत्न। भारत रत्न किस किस को दिया गया है? तो 1971 में इंदिरा गांधी जो पहली महिला थी, भारत रत्न से उन्हें पुरस्कारित किया गया था 1971 ईस्वी के अंदर। उसके बाद 1980 में किसे मिला था? तो 1980 में मदर टेरेसा को मिला था, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। 1997 में अरुणा आसम को मिला है। तो ये 3 महिलाएं हैं, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसम। 1971 में इंदिरा गांधी को सबसे पहले इनको ही मिला था, इंदिरा गांधी को। 1980 में मदर टेरेसा को, 1997 में अरुणा आसम को। और पुरुष की बात करें तो 1954 में राधा कृष्णन को मिला था और राधा कृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये दूसरे राष्ट्रपति भी थे। संगम वंश क्या है? संगम वंश तो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। इनके पिता का नाम संगम था। अपने पिता के नाम पर इन्होंने एक वंश का नाम रखा, उस वंश का नाम था संगम वंश। और हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। विजयनगर का जो नाम रखा था उन्होंने विजयनगर, उस विजयनगर का जो अर्थ है वो है जीत का शहर। और विजयनगर की जो मुद्रा है, जो रुपया है, तो उसे कहते हैं पैगोड़ा। और बहमनी राज्य की मुद्रा क्या है? बहमनी राज्य का जो शासक था वो हसन गंगू था और बहमनी राज्य की जो मुद्रा है वो हूण है। वो क्या है? हूण है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना है तो पंचवर्षीय योजना कौन कौन सी है? सुने। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 और 1956 के मध्य है, 1951 से 1956 तक। किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरा डोमर मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि विकास को बढ़ावा देना। और उसी समय भांकड़ा नागल परियोजना हुई थी और हीराकुंड और दामोदर घाटी और हीराकुंड परियोजना, पहली पंचवर्षीय योजना जब लागू हुई थी उसी समय की बात है। हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना और भांकड़ा नागल परियोजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी? तो 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। उस समय क्या हुआ था? तो जो भिलाई इस्पात उद्योग केंद्र है, राउरकेला भिलाई इस्पात उद्योग केंद्र उड़ीसा के अंदर स्थित है और भिलाई इस्पात उद्योग केंद्र छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है और दुर्गापुर भिलाई इस्पात उद्योग केंद्र ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। राउर तो देखो ऊ आ रहा, तो उड़ीसा में भी ऊ आ रहा भैया। भिलाई तो 36 ई बड़ी की मात्रा, तो 36 में भी क्या भैया? बड़ी की मात्रा। दुर्गा पूजा कहाँ होती है? बंगाल के अंदर होती है। तो दुर्गापुर भिलाई इस्पात उद्योग कहाँ है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। ये किसके सहयोग से लगे थे? तो राउरकेला जो जर्मनी के सहयोग से लगा था और भिलाई वाला सोवियत संघ के सहयोग से लगा था और दुर्गापुर वाला ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। और छठी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो 1980 से 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था आगत और निर्गत करना, यानी कि आना और जाना, निकालना और बाहर भेजना। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, यानी कि गरीबी को दूर करना, इसका उद्देश्य था छठी पंचवर्षीय योजना का। भारत में कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर जाती है? आइए देखते हैं। भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाएगा मिजोरम और त्री से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, गा से हो जाएगा गुजरात, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झा से हो जाएगा झारखंड और रा से हो जाएगा राजस्थान। तो मित्र पर गमछा झार लिख ले भैया, मित्र पर गमछा झार। तो मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है देशांतर रेखाएं। तो जब कर्क रेखा भारत से होकर जाती है तो देशांतर रेखा भी होकर जाती होगी। तो देशांतर रेखा कौन कौन से राज्य से होकर जाती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर जाती है देशांतर रेखा। कौन कौन से, याद कैसे करेंगे? तो यू मोका, यू से बोले तो यू से कौन हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, एम से कौन हो जाएगा मध्य प्रदेश, ओ से क्या हो जाएगा उड़ीसा, सी से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो यू मोका। भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भारत का विस्तार तो NEWS, न्यूज कहते हैं ना कि न्यूज चल रही है। तो न्यूज का मतलब होता है 4 दिशाओं की जानकारी देने वाला एक चैनल। N बोले नॉर्थ, E बोले ईस्ट, S बोले साउथ, W बोले वेस्ट। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब में भारत का जो विस्तार है तो किबुथु एक स्थान है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर उसका देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 97 डिग्री से 25 मिनट तक उसका देशांतरीय यानी कि अच्छा विस्तार है उसका। और अगर हम बात करें भाई उत्तर की, तो उत्तर में कौन सा स्थान है? इंदिरा कॉल एक स्थान है जो लद्दाख में स्थित है। 37 डिग्री से 6 मिनट तक उसका विस्तार है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक स्थान है गौरमाता या गौरमाता, 68 डिग्री से 7 मिनट तक उसका विस्तार है। और अगर बात करें साउथ में, दक्षिण में, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को कहते हैं पिन मेलिन पॉइंट। सुपर टेट के परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। इसे ही कहते हैं पिन मेलिन पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री से 4 मिनट तक है। भारत की जो सीमा है वो यहीं से स्टार्ट होती है विश्व के नक्शे में। अगला जो प्रश्न हमारा वो है त्योहार की बात करें तो पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। 14 से अभी मनाया गया है, 14 से 15 जनवरी के मध्य ये मनाया जाता है, यानी 14 जनवरी और 15 जनवरी को ये मनाया जाता है पोंगल त्योहार। जिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो जिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बिहू, असम की आएगी बहू, तो बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। और ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। और सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया जाता है। और लोसांग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। और लोसार त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है यूक्रेन में माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा एक ऑपरेशन लागू किया गया था, गंगा ऑपरेशन क्या है? उस यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। ये 6वें नंबर के यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। कौन? वोलोडिमिर जेलेंस्की। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को निकालना। तो यूक्रेन में जो भारत के लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकालना ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और उनमें कौन लोग शामिल थे ऑपरेशन गंगा में? भारतीय वायुसेना उसमें शामिल थी। 1 मार्च 2022 की ये घटना है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है हमारा दाद की बीमारी किस कवक द्वारा होती है? तो बात करें दाद की, किसकी? दाद की बीमारी किस कवक से होती है? तो दाद की बीमारी ट्राइकोफाइटोन से होती है। ट्राइकोफाइटोन नाम का एक कवक होता है, उससे दाद की बीमारी होती है। डायनेमा क्या है? डायनेमा यांत्रिक ऊर्जा को बिजली में कन्वर्ट करता है, यानी कि डायनेमा जो काम करने की ऊर्जा है उसको बिजली में कन्वर्ट कर देता है। और दाद की बीमारी एक कवक और है माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोफाइटोन, 2 कवक होते हैं। और विद्युत मोटर क्या काम करती है? तो ये बिजली को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ससंजक बल क्या है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो ससंजक बल कहलाता है। सामानी समान, यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल लगाया जाता है उसे ससंजक बल कहते हैं। ये ठोसों में अधिक होता है और गैसों में ससंजक बल कम होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है आसंजक बल क्या है? 2 आमानी नहीं सम्मानी समान, यानी कि अलग अलग प्रकार के हों तो 2 भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजक बल कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है? एक वस्तु का दूसरी वस्तु से चिपकना आसंजक बल का उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है वो है आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति की बात करें तो कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है, वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति के मात्रक की बात करें तो आवृत्ति का जो मात्रक है वो है हर्ट्ज। तो
n बराबर 1/t, n बराबर 1/t, ये इसका फार्मूला है आवृत्ति का। सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो होता है t बराबर 2π L/g अंडर रूट के अंदर। तो t बराबर 2π अंडर रूट के अंदर L/g, ये आवर्तकाल का सूत्र है। t बराबर आवर्तकाल, L बराबर डोरी की लंबाई, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण। चंद्रमा पर आवर्तकाल बढ़ जाता है, चंद्रमा पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर g का मान चंद्रमा के g के मान का 1/6 गुना होता है, यानी कि पृथ्वी पर जो g का मान है अगर चंद्रमा पर जाएंगे तो 1/6 गुना हो जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है सदिश राशि। कौन सा प्रश्न है? सदिश राशि। इसे कैसे है? विषुवत बल। कैसे याद रखेंगे? विषुवत बल याद रख लेना भैया, सदिश राशि कर ले मेरे भैया याद, विषुवत बल सदिश राशि। बी से हो जाएगा विस्थापन, सा से हो जाएगा संवेग, बा से वेग, ता से त्वरण, बा से बल। तो विस्थापन, संवेग, वेग, त्वरण, बल, ये कौन सी हैं? सदिश राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। और जिनके अंत में आघूर्ण, प्रबलता और तीव्रता और वेग आ जाए, जैसे बल, आघूर्ण, ज्योति, तीव्रता, ये भी सदिश राशियां हैं। और बाकी जो बचे वो सब क्या मेरे भैया? अदिश राशियां हैं। ना तो याद करने पर ट्रिक भी है उसकी अदिश राशियों की। तो आइए देखते हैं। उस आर्द्रता को चाबी दें, उस आर्द्रता को चाबी दें। तो ऊ से हो जाएगा ऊष्मा या ऊर्जा, सा से हो जाएगा समय, आ से हो जाएगा आयतन, द्रा से हो जाएगा द्रव्यमान, ता से हो जाएगा तापमान, को से हो जाएगा कार्य, चा से हो जाएगा चाल, और बी से हो जाएगा विद्युत धारा, दा से हो जाएगा दाब। तो ऊष्मा या ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, दाब और कार्य और चाल, ये सब के सब अदिश राशियां हैं। तो या तो सदिश राशियों को याद कर लें विषुवत बल के द्वारा, विषुवत बल के द्वारा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो इसको जरा गौर से देखें। पहली कंडीशन, इसमें 6 कंडीशन बनती हैं। कौन कौन सी कंडीशन है इसमें? तो यदि पहली कंडीशन की बात करें, हम पहली कंडीशन की बात करें तो वस्तु जब अनंत पर रखी हो, वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब F पर बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी है मेरे भैया, कहाँ रखी है? अनंत। जब वस्तु हमारी कहाँ रखी है? अनंत पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F पर बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? यानी कि वस्तु ये रखी है तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत वस्तु से छोटा बनेगा। अगली कंडीशन क्या कहती है? अगर प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी कि अनंत, अनंत बोले तो क्या है? अनंत, ये अनंत है हमारी, क्या है? अनंत, अनंत पर है और वक्रता केंद्र के बीच है, तो ये वस्तु रखी है हमारी वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, तो ये प्रतिबिंब बनेगा हमारा। क्या बनेगा? ये प्रतिबिंब बनेगा। मध्य बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। जब वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखो। जब भी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य ये वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य बनेगा। तो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा ये। और कैसा बनेगा? मध्य बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा वस्तु से। जब वस्तु कहाँ रखी हो? F पर रखी हो। जब वस्तु F पर रखी हो, जब वस्तु F पर रखी है ये, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा। जब वस्तु F तथा P के बीच रखी हो, जब वस्तु F और किसके? P पोल ध्रुव के मध्य रखी हो, ये रखी है वस्तु, तो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और सबसे बड़ा बनेगा, इधर बनेगा प्रतिबिंब। अगला जो प्रश्न है, वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रखी है, वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर ये रखी है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा मेरे भैया? बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। देखो ये प्रतिबिंब वस्तु रखी है तो ये प्रतिबिंब बन गया वक्रता केंद्र पर। इसकी कंडीशन क्या कहती है? इसमें प्रतिबिंब जो बनते हैं वो बड़ा, छोटा, बराबर, सीधा, उल्टा, आभासी, वास्तविक और दोनों, यानी बड़ा, छोटा, बराबर, सीधा, उल्टा, आभासी, वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण प्रतिबिंब के अंदर, यानी कि अवतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं। तो वही अनुच्छेद 153 में राज्यपाल क्या कहता है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन में एक बात कही गई है, एक व्यक्ति कई राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये खेल से संबंधित है। खेल संबंधित खिलाड़ी कौन कौन से हैं भैया? तो बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है, गोल्ड मेडल इन्हें मिला था 2022 कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। सौरभ चौधरी निशानेबाजी से संबंधित है। नीरज चोपड़ा
भाला फेंक से संबंधित हैं। 87.58 मीटर फेंका था इन्होंने भाला। गोल्ड मेडल इन्हें दिया गया था। अंकित पंथल मुक्केबाजी से संबंधित है। और मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित हैं। 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, इसलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मीराबाई चानू किससे संबंधित हैं? ये वेट लिफ्टर है भैया, मीराबाई चानू, भार उठाने वाली, तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन की बात करें तो स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति 3 शब्द पहले संविधान संशोधन में है। 9वीं अनुसूची से संबंधित है और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से भी संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन में क्या बताया गया? तो 42वां जो संविधान संशोधन है की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। ये शब्द कौन कौन से हैं? देखो, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए हैं। 4 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन में है। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष, मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के अंदर, यानी कि पहले जो हम वोट डालते थे वो 21 वर्ष में डालते थे, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा अब 18 वर्ष में वोट पड़ते हैं। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, भूमि विभाजन का संबंध है 100वें संविधान संशोधन का। और 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी, गुड सर्विस टैक्स। 21वां संविधान संशोधन एक के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई, उस भाषा का नाम है सिंधी भाषा। 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नामक नमक, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71 और 21 होते हैं 92, तो 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली। अगला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारा दर्रे, क्या है? दर्रे कौन कौन से देखें। दर्रा, सिपकीला दर्रा है और रोहतांग और बाड़ा लाचा दर्रा। सिपकीला और रोहतांग और बाड़ा लाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित हैं। बुर्जिल, काराकोरम और जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। माना और नीति दर्रा ये उत्तराखंड के अंदर स्थित हैं। जोलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर है। जोलेपला, नाथुला सिक्किम के अंदर, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड के अंदर, बुर्जिल, काराकोरम और जोजिला जम्मू कश्मीर के अंदर, सिपकीला, रोहतांग और बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला जो हमारा प्रश्न है, ऐपड़ का संबंध किससे है? तो ऐपड़ शब्द का जो संबंध है वो उत्तराखंड में एक रंगोली चित्रकला होती है, उत्तराखंड राज्य के अंदर रंगोली चित्रकला, उसे कहते हैं ऐपड़। उसे क्या कहते हैं? ऐपड़। केंद्रीय औषधीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधीय संस्थान लखनऊ के अंदर स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अंदर स्थित है और केंद्रीय औषधीय संस्थान ये लखनऊ के अंदर स्थित है। गोंद के फलक का प्रयोग होता है। गोंद का जो फलक होता है वो उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रेशमी वस्त्रों में, सेहसूत, ओक, टसर, रेशमी वस्त्रों में किसका प्रयोग किया जाता है? गोंद के फलक का प्रयोग किया जाता है। रेशम की किस्म बताइए कुछ, रेशम की किस्म, जब रेशम की बात आई तो सेहतूत, ओक, टसर, मूंगा और इरी ये रेशम की किस्में हैं। हेसांग कौन था? ह्वेनसांग कौन था? तो ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। कौन? ह्वेनसांग। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का कुछ उद्देश्य होते हैं। सामाजिक पढ़ रहे हैं तो सामाजिक की बात करें। सामाजिक अध्ययन का जो मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना और अच्छे नागरिक होना, ये सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है। अगला जो प्रश्न है हमारा फल हम बात करें लीची, किसकी? लीची की। तो लीची का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो लीची का हम मांसल एरिल भाग खाते हैं। और अमरूद का कौन सा भाग खाते हैं? तो अमरूद की हम फलभित्ती खाते हैं। और पपीता का हम मध्य फलभित्ती खाते हैं। और बेल पत्थर की हम अंता फलभित्ती खाते हैं। और पपीता के अंदर पपेन एंजाइम पाया जाता है। अगला जो प्रश्न हमारा वो है सब्जी विज्ञान। सब्जी विज्ञान, तो सब्जी विज्ञान की बात करें तो इसे कहते हैं ऑलरीकल्चर। और फल विज्ञान को कहते हैं पोमोलॉजी। और पुष्प विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। यानी कि देखो फ्लोरो आ रहा है तो फ्लोवर बोले तो फूल, तो पुष्प विज्ञान फ्लोरोकल्चर। और फसल को कहते हैं एग्रीकल्चर, तो फसल विज्ञान हो जाएगा एग्रीकल्चर। और तालाब, पोखर और मत्स्य इसे कहते हैं पिसीकल्चर। और अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। अंगूर बोला तो विटीकल्चर, तालाब, पोखर, मत्स्य बोला तो पिसीकल्चर,
और फसल बोलें तो एग्रीकल्चर, पुष्प बोलें तो फ्लोरिकल्चर, और फल बोलें तो पोमोलॉजी, और सब्जी बोलें तो ऑलरिकल्चर। अगला जो प्रश्न हमारा वो है वनस्पति और प्रजाति। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होती है वनस्पतियाँ, उसमें किस प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, उसमें किस प्रकार की प्रजातियाँ की पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं महोगनी प्रजाति की। और उष्णकटिबंध पतझड़ वनों में साल नाम की प्रजाति पाई जाती है। और कटीली झाड़ियों की वनस्पति कहाँ पाई जाती है, बबूल। कटीली झाड़ियाँ में कौन सी प्रजाति पाई जाती है, बबूल की प्रजाति पाई जाती है। और मैनग्रोव वनों में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। और ये पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, वहाँ पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के राजाओं के मध्य हुआ था, तो त्रिपक्ष संघर्ष किन राज वंशों के मध्य हुआ था, तो पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के मध्य ये हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये 200 वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहा था। कितने सालों से, 200 वर्षों तक। अगला हमारा प्रश्न जो है वो प्रश्न हमारा महोत्सव। महोत्सव की बात करें, महोत्सव तो लद्दाख में मनाया जाता लोसार त्यौहार, गोवा में मनाया जाता सिगमो त्यौहार, असम में मनाया जाता बिहू त्यौहार, और चेरी बिलॉज शिलांग के अंदर, हरेली छत्तीसगढ़ के अंदर, और हरेला उत्तराखंड के अंदर। हरेला में भी डंडा तो उत्तराखंड में भी डंडा, हरेली में ई में बड़ी की मात्रा तो छत्तीसगढ़ में भी बड़ी की मात्रा राज्य के अंदर। और काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई के अंदर, और काला नमक चावल फेस्टिवल सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के अंदर, और हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। अगला प्रश्न भैया, अगला देखें खेल संबंधित। टोक्यो ओलंपिक खेल 32वां संस्करण है, भारत में बोलें तो 48वां संस्करण है। लवलीना गोहन टोक्यो ओलंपिक खेल जो है उसमें लवलीना गोहन बॉक्सिंग से संबंधित है, असम राज्य के रहने वाली थी ये। और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से ये मणिपुर की रहने वाली थी। और रवि दहिया ये कुश्ती से संबंधित हैं, ये हरियाणा राज्य के रहने वाले थे। अगला प्रश्न हमारा वो अगला टोक्यो ओलंपिक गेम कहाँ होगा, तो अगला होगा पेरिस के अंदर। और पैरा टोक्यो ओलंपिक गेम क्या होती हैं, इसका शुभंकर सोमेटी है। 19 पदक जीते थे भारत ने, 5 गोल्ड जीते थे पैरा टोक्यो ओलंपिक में। साक्षरता 2011 दर क्या है, जो पढ़ने की साक्षरता की दर है 2011 द्वारा, वो कौन सी है, सबसे कम है बिहार राज्य के अंदर 73.7% है। और अधिक की बात करें वो केरल राज्य में है 93.9%। और भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है, वो है 74.4%। और महिलाओं की बात करें वो है 65.46%। अगला जो प्रश्न हमारा वो है हिंदी महीना। तो चैत वैशाख जिस प्रकार से 12 महीने इंग्लिश के अंदर होते हैं, जनवरी और फरवरी मार्च अप्रैल, उसी प्रकार से हिंदी के अंदर भी होती हैं चैत वैशाख ज्येष्ठ अषाढ़ श्रावण भादव क्वार कार्तिक अगहन पूस महा फागुन चैत वैशाख। तो ये चैत में और वैशाख और कार्तिक, तो कार्तिक के अंदर कार्तिक महीने में दीपावली मनाई जाती है और फागुन महीने में होली मनाई जाती है, इतना आपको याद रखना। अगला जो प्रश्न हमारा वो है जनजातियाँ। तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है गौड़। तो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश के अंदर। कौन कौन सी, गौड़ और भील जनजातियाँ। और सिक्किम के अंदर लेप्चा जनजाति पाई जाती है। मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतियाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ भी हैं मेघालय के अंदर, उन्हीं पहाड़ियों पर 3 प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं गारो खासी जयंतियाँ। और मेघालय के अंदर एक पौधा पाया जाता है निपेंथिस, घटपर्णी पौधा कहते हैं, वो जानवरों को अपने अंदर फंसाकर खा लेता है नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए। मणिपुर के अंदर कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है। और आंध्र प्रदेश में चेंचू जनजाति पाई जाती है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारा WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा के अंदर स्थित है। 164 सदस्य देश इसमें प्रतिनिधित्व हैं, यानी कि 164 देश इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न हमारा ADB क्या है, तो ADB हमारी जो है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक। स्थापना 1966 में हुई थी इसकी। मुख्यालय मनीला और फिलीपींस के अंदर स्थित है, मनीला की राजधानी फिलीपींस है। और 68 देश सदस्यों इसमें शामिल हैं, यानी कि 68 देश इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न हमारा EU यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ। स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर
1993 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसमें देश कितने हैं? तो 27 देश इसमें शामिल हैं। G8 क्या है? ग्रुप 8 क्या है? स्थापना 1975 में फ्रांस द्वारा की गई थी। G8 की 8 देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन से? तो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस इसमें शामिल हैं G8 के अंदर। अगला जो प्रश्न हमारा भैया वो है सार्क। क्या है? सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एस बोलें साउथ, ए बोलें एशियन, ए बोलें तो एसोसिएशन, फोर साइलेंट है, और एक होता है रीजनल, री बोलें तो रीजनल, सी बोलें तो कोऑपरेशन। तो इसे कहते हैं दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो मेरे भैया याद कर लें, ट्रिक से लिख लें मेरे भैया ट्रिक। तो कौन कौन सी मेरे भैया? MBBS पेन, जो MBBS का डॉक्टर होता है वो किसकी दवाई देता है? पेन की दवाई देता है। M बोलें तो मालदीव, B बोलें तो बांग्लादेश, और B बोलें तो भूटान, S बोलें तो श्रीलंका, P बोलें तो पाकिस्तान, A बोलें तो अफगानिस्तान, I बोलें तो इंडिया भारत, N बोलें तो नेपाल। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और नेपाल किसके अंदर स्थित हैं? सार्क के अंदर स्थित हैं। इसे दक्षेस भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा भैया आसियान। क्या है? आसियान। आसियान की जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का संघ। दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का संघ। इसमें 10 सदस्य देश शामिल हैं। स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। केंद्रीय सचिवालय कहाँ है इसका? तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका केंद्रीय सचिवालय है। भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं तो 1 लाइक तो कम से कम बनता है। 1 लाइक तो वीडियो कम से कम 1 लाइक तो करें और इसे शेयर करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हमारा भी क्या होता है, देखो बोलने में थोड़ा थकान तो होती है। तो बात करें हम किसकी? स्थापना की। किसकी? नाटो की। अब हमारा अगला प्रश्न आता है नाटो। तो नाटो की बात करें, एन बोले तो नॉर्थ, ए बोले तो अटलांटिक, टी बोले तो ट्रेटी, ओ बोले तो ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक गठबंधन। स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। शामिल देश कितने हैं इसमें? तो 30 इसमें शामिल देश हैं। नाटो के अंग कौन कौन से हैं? तो परिषद, प्रतिरक्षा समिति, उपपरिषद, सैनिक समिति, ये इसके नाटो के अंग हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की बात करें, जली लकड़ी का उत्पाद है। तो जली लकड़ी जब हो जाती है उसका प्रोडक्ट क्या बचता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प उससे बचती है। मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र मार्ग का क्रम क्या है? तो पहले वृक्क, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये पेशा यानी कि मूत्र करने का क्या है? मार्ग है। टेडपॉल किस जल में वृद्धि करते हैं? तो टेडपॉल जो है वो आयोडीन युक्त जो जल होता है उसमें वृद्धि करते हैं। पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, ये कैसी ग्रंथियां हैं? ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज ग्लैंड क्या होती है? तो पैनक्रियाज ग्लैंड जो है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो क्या भैया? लीवर है। इसे कहते हैं यकृत, जिगर, कलेजा। दूध में पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो दूध में पोषक तत्व जो हैं वो प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी हैं। प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी दूध में पोषक तत्व हैं। अगला जो प्रश्न हमारा वो है, पादप जंतुओं के मृतक ऊतक क्या कहलाते हैं? यानी कि पादप जंतुओं के जो मृतक ऊतक होते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। पॉप की ध्वनि के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? तो पॉप की ध्वनि के साथ जलने वाली जो गैस है वो है हाइड्रोजन गैस। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो मधुमेह रोग जो है वो इंसुलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। MgOH का होल्ट वाइज क्या कहलाता है? MgOH का होल्ट वाइज क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रति अम्ल के रूप में और अपच के समय, जो पचता नहीं है भोजन उस समय, यानी अपच के समय और प्रति अम्ल के रूप में। आयोडीन कहाँ प्रयोग की जाती है? तो घावों पर। आयोडीन बोले तो नमक, कहाँ लगाई जाती है? घावों पर, जहाँ घाव हो जाते हैं। और क्लोरीन जल शोधन करने में। अगला जो प्रश्न हमारा वो है, सिर तथा ऊपरी जबड़े में कौन सी संधि होती है? तो सिर तथा ऊपरी जबड़े में कौन सी संधि होती है? तो
फिक्स्ड जॉइंट संधि होती है। डॉक्टरी तापमापी का परास कितना होता है? और डॉक्टरी तापमापी का जो परास होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। या फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना होता है फ़ारेनहाइट में? 95 फ़ारेनहाइट से 109 फ़ारेनहाइट तक होता है डॉक्टरी तापमापी का परास। प्रयोगशाला तापमापी का परास कितना होता है? तो -10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी तक होता है। स्वस्थ मानव शरीर का ताप कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस स्वस्थ मानव शरीर का ताप होता है। अगर इसी बात करें फ़ारेनहाइट में तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है स्वस्थ मानव शरीर का तापमान। तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा मेरे भैया? तो फ़ारेनहाइट में होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले की बात करें तो C/5 बराबर F-32/9। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। सुपर टेट की परीक्षा के अंदर यही प्रश्न पूछा गया था कि एक स्वस्थ शरीर के मानव का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है तो इसे फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे 98.4, 98.6, 98.8, 98.9। तो मेरे भैया 98.6 वाला ठीक था क्योंकि 37 वाला पूछ लिया ना था। अगला प्रश्न क्या है भैया? जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो जठर रस में एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं रेनिन एंजाइम, लाइपेज और पेप्सिन। रेनिन, लाइपेज और पेप्सिन जठर रस में पाए जाते हैं। पाचन क्रिया का सही क्रम क्या है? पाचन क्रिया का सही क्रम क्या है? वो है अंतर्ग्रहण। पहले हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन होता है। पाचन कहाँ होता है? मुंह के अंदर। मुंह बोले तो मुंह में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है मेरे भैया? वो कहलाता है बोलस। फिर वो अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण और फिर निष्कासन। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। अगला हमारा जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें वो है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य कौन सा चैनल है? तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य कौन सा चैनल है? तो वो चैनल है इंग्लिश चैनल। कौन सा चैनल है? इंग्लिश चैनल। और फ्रांस को कहते हैं किसानों का देश। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? फ्रांस, क्षेत्रफल के अनुसार। और फ्रांस की कैपिटल कौन सी है? वो है पेरिस। और पेरिस में भैया दुनिया के सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक सामान कहाँ बनाए जाते हैं? पेरिस के अंदर, जो इत्र वगैरह हैं। और यूनाइटेड किंगडम का लचीला संविधान है। बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल की बात करें तो ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। नाटो का सैन्य संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स में स्थित है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन 28 मेंबर यूरोपियन है और 2 मेंबर क्या है? उत्तरी अमेरिका से हैं। टोटल मेंबरों की बात करें तो 30 मेंबर हैं। स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी वाशिंगटन DC के अंदर। अगला जो प्रश्न हमारा वो है नीदरलैंड स्थान की बात करें। नीदरलैंड कहाँ है? तो नीदरलैंड में एक स्थान है एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम में हीरे की कटाई एवं पॉलिश की जाती है। और नीदरलैंड के अंदर एक स्थान है हैग शहर, और हैग शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश वो है वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूक्रेन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूक्रेन की सबसे लंबी नदी डनीपर नदी है। काला सागर में ये अपना जल गिराती है। और यूक्रेन में माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, गंगा ऑपरेशन, यानी कि भारतीय लोगों को वहाँ से यूक्रेन से निकालना। अगला प्रश्न है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत का विस्तार है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वो है माउंट ब्लांक चोटी है, जो आल्प्स की ऊंची चोटी है। एपिनोइस पर्वत कहाँ स्थित है? तो एपिनोइस पर्वत इटली के अंदर स्थित है। और यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का महाद्वीप कौन है? वो यूरोप महाद्वीप है। जूरा पर्वत कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में है जूरा पर्वत। यूरोप का खेल मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहते हैं। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? उसे गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। और इटली क्या है? लोम्बार्डी का मैदान। ये इटली का जो क्षेत्र आसपास का उसे लोम्बार्डी का मैदान कहते हैं। पो नदी का क्षेत्र है, इसे धान का कटोरा कहते हैं। यानी कि धान की बात करें तो इटली, धान की बात करें तो इटली, और गेहूं की बात करें तो यूक्रेन। स्पेन में सेविल्ले शहर है, यूरोप का सबसे गर्म शहर कौन सा है? वो है सेविल्ले शहर, जो स्पेन के अंदर स्थित है। मेरे भैया आ जाओ पेरिस पे। पेरिस की राजधानी क्या है? फ्रांस। विश्व का सबसे सुंदर शहर कौन सा है? विश्व में सबसे सुंदर शहर की बात करें वो पेरिस है। वो क्या है? पेरिस क्या है?
और विश्व का सबसे अच्छा कॉस्मेटिक सामान कहाँ बनाया जाता है? वो पेरिस के अंदर बनाया जाता है। जो महिलाएं क्या करती हैं, अपना यानी कि लिपस्टिक वगैरह जो लगाती हैं, कॉस्मेटिक जो सामान होता है वो कहाँ बनाया जाता है? वो पेरिस के अंदर बनाया जाता है। इसे विश्व की इत्र नगरी कहते हैं। और पूछे भारत की इत्र नगरी, तो उसे भैया कन्नौज को कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नौज को। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया या लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये बाल्टिक देश हैं, क्योंकि बाल्टिक सागर के पास में है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यूरोप का सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट एलब्रुज। माउंट एलब्रुज। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त गुजरता है। अगला हमारा जो प्रश्न है भैया, एक लाइक तो कम से कम बनता है, एक लाइक तो, और वीडियो को लाइक करें, और भैया वीडियो को क्या करें, शेयर भी करें, अपने मित्रों को शेयर करें, क्योंकि इस क्लास से एक भी प्रश्न आपका कंप्लीट एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। इसमें प्रश्न बनाने के लिए हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आइए देखें, यकृत, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है, और जो पाचन होता है तो इससे कैसा पाचन होता है? अम्लीय होता है। पाचन कैसा होता है? अम्लीय। और अग्नाशय, अग्नाशय बोले तो पेनक्रियाज। तो क्षुद्रांत्र में पाचक रस होता है। छोटी आंत में पाचक रस मुक्त करता है कौन? पेनक्रियाज। और जो पाचक रस होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। और पित्ताशय के अंदर पित्तरस संचित होता है। शाही क्या है? शाही एक जंगली जंतु है। विज्ञान के शिक्षण अधिगम को प्रभावी कैसे बनाया जाए? तो हमें क्या करें? सामूहिक क्रियाकलाप कराए जाएं। लार का कार्य क्या है? लार मंड यानी स्टार्च को शर्करा में बदलता है। कैप्सूल का जो आवरण होता है वो मंड या स्टार्च का ही बना हुआ होता है। किसका बना हुआ था? मंड या स्टार्च का बना हुआ होता है कैप्सूल का आवरण। जठर रस में एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं? तो पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं जठर रस के अंदर। शैवाल, पालक, टमाटर और केला। शैवाल, पालक, टमाटर और केला में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शैवाल है, पालक है, टमाटर है और केला, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। रोमंथी और रूमिनेंट जंतु क्या होती हैं? तो भैंस, गाय, हिरन, ये रोमंथी और रूमिनेंट जंतु हैं, क्योंकि ये पहले भोजन को पूरा क्या कर लेते हैं? जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, और उसे निगले हुए भोजन को पेट से कहाँ लाते हैं? मुंह के अंदर लाते हैं, तो उसको धीरे धीरे पाचन करते हैं। तो आपने देखो गाय, भैंस, हिरन ये मुंह को चलाते रहते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये अपना भोजन को क्या कर रहे हैं? पचा रहे हैं। तो इसे इन्हें कहते हैं रोमंथी या रूमिनेंट जंतु। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र की लंबाइयों का अनुपात क्या है? क्षुद्रांत्र बोलें तो छोटी आंत, बृहदांत्र बोलें तो बड़ी आंत। इनका अनुपात क्या है? तो इनकी लंबाई की बात करें तो छोटी आंत की जो लंबाई है वो 7.5 मीटर है, और बड़ी आंत की लंबाई है वो 1.5 मीटर है। अनुपात की बात करें तो 5:1 इनका अनुपात है। 15 एकम 15, 15 पंजे 75, यानी 5:1। पुंकेसर के भाग कौन कौन से होते हैं? तो पुंकेसर के जो भाग होते हैं वो होता है हमारा परागकोश और तंतु। परागकोश और तंतु। स्त्री केसर के भाग कौन कौन से हैं? तो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। गायटर नामक रोग होता है थायराइड या थायराइड ग्रंथि में। गायटर नामक रोग कहाँ होता है? थायराइड या थायराइड ग्रंथि के अंदर। मानव में अवशेषी अंग कौन कौन से हैं? अवशेषी अंग तो वो होते हैं हमारे कर्णपल्लव पेशियाँ, अक्कलदाड़, अपेंडिक्स और शरीर के बाल। ये कैसे हैं? मानव में अवशेषी अंग है। उर्वरक में उपस्थित आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK उर्वरक में उपस्थित आवश्यक तत्व। मानव की आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं? तो मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, यानी क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र। टेरियम क्या है? तो टेरियम एक ऐसा स्थान है जहां छोटे जंतु पाले जाते हैं। और एक्वेरियम क्या है? तो एक्वेरियम के अंदर मछली पाली जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? मछली। अगला हमारा जो प्रश्न है हमारा वो है प्लेटो। क्या? प्लेटो कौन थे? तो प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक थे। प्लेटो ने जो ग्रंथ लिखा था वो रिपब्लिक ग्रंथ लिखा था, और प्लेटो को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। वेद हमारे 4 हैं भैया, तो हम 2 वेदों की बात करेंगे। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। सबसे प्राचीनतम वेद बोले तो ऋग्वेद है, और 10 मंडल हैं ऋग्वेद के अंदर। 1028 सूक्त हैं, 10,462 इसके अंदर मंत्र हैं। अर्थवेद NTPC रेलवे की परीक्षा के अंदर ही प्रश्न पूछा हुआ है। जादू, टोना, औषधि से संबंधित अर्थवेद है। 731 मंत्र इसके अंदर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता
मोहनजोदड़ो शहर। हमने सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही डिटेल से समझाया है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो हमारे वीडियो देखें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने केवल यहाँ पर प्रश्न रखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। 1922 ईस्वी में खोज राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। कहाँ पर स्थित है? तो सिंध प्रांत लरकाना जिला में ये स्थित है। सबसे बड़ी इमारत पूछे मोहनजोदड़ो की, वो अन्नागार है। सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल पूछे, वो स्नानागार है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान के अंदर स्थित है। जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? कालीबंगा के अंदर मिले थे। अगर आपसे पूछ ले उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ मिले थे? वो बनवाली के अंदर मिले थे। बनवाली कहाँ स्थित है? तो बनवाली हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है। अगला जो प्रश्न हमारा वो है सिख गुरु। तो प्रथम गुरु सिखों के कौन थे? वो गुरु नानक देव थे। और सिखों के 9वें गुरु कौन थे? वो तेग बहादुर थे। औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में तेग बहादुर की हत्या कराई थी। और औरंगजेब सुन्नी धर्म से संबंधित है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा वो है उर्वरक में उपस्थित कौन कौन से तत्व होते हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? रबी की फसल मेरे भैया होती हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं? तो चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन, ये खरीफ की फसलें हैं। और जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये जायद की फसलें होती हैं। अनाज के कणों को भूसा से अलग करना क्या कहलाता है? तो अनाज के कणों को भूसा से अलग करना औसान या निष्पावन कहलाता है। धातु वायु में रखने पर जल जाती है, वो कौन सी धातु है? वो भैया सोडियम धातु है। आपने देखा होगा एक गांव में आते हैं तमाशा करने के लिए गांव में, तो कहते हैं पानी में आग लगा दूंगा। भैया एक बाल्टी होती है, उस बाल्टी में क्या लगाते हैं भैया? कहते हैं कि मैं इसमें आग लगा दूंगा पानी, तो उसमें अपने हाथों पे क्या लगा लेता है? वो सोडियम लगा लेता है। क्या लगा लेता है? सोडियम। तो धातु वायु में रखने पर जल जाती है, वो सोडियम धातु है। और चाकू से इसे आसानी से काट सकते हैं। दूध, मूंगफली के तेल मिश्रण को अलग करना किससे अलग करते हैं? तो पृथक्कारी कीप द्वारा इसे अलग करते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न फंसेगा यहाँ से। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? मोम का पिघलना, बादलों का बनना, कपड़े का फटना, ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, दही का जमना, भोजन का पकना या पचना। भोजन का पकना या पचना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन, यानी कि नया पदार्थ बन जाए। नया पदार्थ बने रासायनिक, ना बने तो भौतिक। दही का जमना। प्रबल अम्ल और दुर्बल छाल क्या होती हैं? प्रबल अम्ल की बात करें, प्रबल अम्ल तो HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या प्रबल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल कौन सी होती हैं? दुर्बल बोले तो कमजोर, तो CH3COOH, इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। HCOOH इसे क्या कहते हैं? तो HCOOH को कहते हैं मिथिनोइक या फॉर्मिक अम्ल। मिथिनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। ये फॉर्मिक अम्ल कहाँ होता है? तो चींटी के डंक में होता है। कहाँ होता है? चींटी के डंक में। अब चींटी जब काट लेती है तो क्या छोड़ देती है चींटी? वहां पर अपना फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है। उससे शांत कैसे करें? तो उसमें कैलेमाइन के द्वारा इसे शांत किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न हमारा, जिस कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी क्या है? तो कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी जो है वो सुंदर पैटर्न बनाने में मदद करती है। नए नए पैटर्न की कल्पना किससे आती है? बहुमूर्तिदर्शी से आती है। सुंदर सुंदर पैटर्न किससे बनाए जाते हैं? कैलाइडोस्कोप द्वारा बनाए जाते हैं। प्रेस बायोपिया क्या है? प्रेस बायोपिया को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। न पास न दूर की वस्तु दिखाई देती है, न पास की वस्तु दिखाई दे न दूर की वस्तु दिखाई दे, तो इसे कहते हैं प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष। और ऐसे व्यक्तियों के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दो फोकसी यानी कि दो फोकस वाला लेंस प्रयोग किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म या आबिंदुकता क्या होती है? एस्टिग्मेटिज्म या आबिंदुकता क्या होती है? सभी दिशाओं में एक समान नहीं देख पाता व्यक्ति, यानी कि सभी दिशाओं में एक समान जो व्यक्ति नहीं देख पाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? आबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारा पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? घूर्णन गति, इसी को कहते हैं दैनिक गति, और इसको कहते हैं परिभ्रमण गति। दूसरी जो गति है वो है परिक्रमण या वार्षिक गति।
घूर्णन गति से क्या होता है, तो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमना। अपनी धुरी पर, जो पृथ्वी अपनी धुरी पर ही पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो उसे कहते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति या परिभ्रमण गति। इसके कारण क्या होता है, दिन और रात घूर्णन गति के कारण होते हैं, इसलिए तो इसे दैनिक गति कहते हैं। परिक्रमण गति क्या होती है, परिक्रमा करना, किसी के ओर घूमना, यानी कि ऋतुओं में परिवर्तन, वर्ष में परिवर्तन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा उपसौर। तो ऊ में ऊ 3 की तरह दिखाई दे रहा है, तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। क्या होता है 3 जनवरी को, तो पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप होती है, उपमानी होती है समीप। तो पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप कब होती है, 3 जनवरी को होती है। और अपसौर की घटना कब होती है, 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। जब दूर है तो पास भी होगी और पास है तो दूर भी होगी। तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है। अगला प्रश्न क्या है, विषुव क्या है। विषुव बोले तो विषुवत रेखा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत कब पड़ती हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती हैं। दोनों गोलार्धों में समान मौसम होता है और दिन रात बराबर होती है। पृथ्वी नारंगी के समान है, तो ये बात किसने कही थी, ये बात न्यूटन ने कही थी। पृथ्वी नाशपाती के समान है, ये बात जेम्स जीन ने कही थी। गिलोब पर वह व्रत, गिलोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात्रि को विभाजित करता है वो प्रदीप्त व्रत कहलाता है। चंद्रमा के प्रकाशित भाग का बढ़ना या घटना क्या कहलाता है, तो चंद्रमा के जो प्रकाशित भाग है उसका बढ़ना या घटना क्या कहलाता है, वो कहलाता है चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं। चंद्र ग्रहण क्या है, तो सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य और पृथ्वी इनके मध्य में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की घटना होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या कहलाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण को कहते हैं डायमंड रिंग। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं क्योंकि ये द्वीप भी है और महाद्वीप भी है। तो मैत्री, दक्षिण गंगोत्री भारतीय शोध संस्थान कहाँ है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के मध्य कौन सी जल संधि है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य जो जल संधि है वो पनामा जल संधि है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी वो नील नदी है। और नील नदी कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारा नीली क्रांति यानी क्रांति से संबंधित है। क्रांति से संबंधित है। क्रांति कौन कौन सी, तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा पालन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा पालन से संबंधित है, अंडा पालन बोले मुर्गी पालन। गोल क्रांति आलू से संबंधित है और पीत क्रांति तिलहन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा D2O। D2O क्या है, भारी जल। D2O क्या है, भारी जल। इसकी खोज यूरो तथा बॉसबॉर्न ने इसकी खोज की थी 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा कृत्रिम तत्वों का रूपांतरण। इसी में D2O का काम क्या है, कृत्रिम तत्वों का रूपांतरण करना। नाभिकीय संयंत्र या मंदक के रूप में प्रयोग किया था D2O। इसे और इसका प्रयोग ड्यूटेरियम के निर्माण में, तो ड्यूटेरियम के निर्माण में, नाभिकीय संयंत्र में, मंदक के रूप में, कृत्रिम तत्वों का रूपांतरण करने में D2O का प्रयोग किया जाता है। इसे भारी जल भी कहते हैं। इसकी खोज यूरो तथा बॉसबॉर्न ने 1932 में की थी। लोक नृत्य, तो लोक नृत्य क्या है, बिहार का लोक नृत्य क्या है, तो बिहार का लोक नृत्य क्या है, झुमरी जाट जाटिन। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। कर्नाटक का यक्षगान है। गुजरात का गरबा डांडिया है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावड़ी तमाशा है। केरल का कथकली है। और कथक पूछे तो उत्तर भारत का है मिजोरम चेराव। मिजोरम का लोक नृत्य चेराव या चेराव है। तो मिजोरम का चेराव लोक नृत्य, केरल का कथकली, महाराष्ट्र का लावड़ी तमाशा लोक नृत्य, गुजरात का गरबा डांडिया, कर्नाटक का यक्षगान, कर दे मेरे भैया नाटक और गाले गाना। तो कर्नाटक का हो गया यक्षगान। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, अंधे लोगों ने खाई पूड़ी। भरतनाट्यम तू मिल जा भैया तो तमिलनाडु के अंदर। बिहार में होता है झुमरी जाट जाटिन लोक नृत्य। अगला प्रश्न हमारा ग्रहों से संबंधित है। किससे, ग्रहों से। तो बुध
बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। और शुक्र ग्रह क्या है? तो पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेरस ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। और बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। बड़ा ग्रह होने के कारण इसे क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। इसका उपग्रह कौन सा है? तो ज्ञानीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका उपग्रह है? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? ज्ञानीमीड है। और सबसे छोटे उपग्रह की बात करें तो वो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डीमोस। तो डीमोस क्या है? सबसे छोटा उपग्रह है, मंगल ग्रह का उपग्रह है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारा आवर्त सारणी में जो हमारे वर्ग होते हैं, तो वर्गों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जब आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है और परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। यानी कि विद्युत ऋणात्मकता में कमी और परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का जो धारा का नियम है वो आवेश पर आधारित है। 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। अम्ल, तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। और दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। एक प्रश्न अम्ल से अवश्य पूछा जाता है, तो हमने सभी अम्लों को यहाँ पर किया गया है, इकट्ठा किया है। तो कम से कम इतनी मेहनत करने के बाद वीडियो को 1 लाइक तो अवश्य बनता है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर अवश्य करें। तो सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल होता है और दही में लैक्टिक अम्ल होता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है और नींबू और खट्टे पदार्थों में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और सेब से अधिक पूछा जाता है, सेब के अंदर मैलिक अम्ल होता है। अंगूर और आम में टार्टरिक अम्ल होता है। कृत्रिम रेशे क्या होते हैं भैया? तो कृत्रिम रेशे इन्हें कहते हैं मानव निर्मित रेशे। तो प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सा है? तो रेयान प्रथम मानव निर्मित रेशा है। इसे कहते हैं पॉलिएस्टर, टेरिकोट या नायलॉन इसे कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है? गर्म करने पर मुड़ जाती है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। खिलौना, कंघी और बैग इससे बनाए जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर नहीं मुड़ती है। मेलामाइन, बेकेलाइट, बर्तन के हैंडल इससे बनाए जाते हैं और स्विच बनाए जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इनमें बिजली प्रवेश नहीं करती। गर्म करने पर मुड़ जाती है, थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुड़ जाती है, इसे कहते हैं पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। इससे खिलौना, कंघी और बैग बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है, साइकिल के पहिए नियत चाल से सड़क पर चलती है, तो वो कौन सी गति होती है? उसमें वृत्तीय गति और स्थानांतरीय गति होती है। वृत्तीय बोले तो गोल-मोल घूमना, जब किसी स्थान को जा रही है तो उसे स्थानांतरीय गति कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार होता है वो 0 होता है। पानी के अंदर वायु का बुलबुला कार्य करता है। पानी के अंदर जो वायु का बुलबुला है वो किसका काम करता है? वो अवतल लेंस का कार्य करता है। श्रव्य तरंगें, अपश्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगें कौन सी होती है? तो जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है उन्हें मानव कान आसानी से सुन लेते हैं, वो श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। अपश्रव्य तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिन्हें मानव कान नहीं सुन पाते, उन्हें अपश्रव्य तरंगें कहते हैं। पराश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं? तो जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और जिन्हें मानव कान उन्हें नहीं सुन पाते, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहे, चमगादड़, डॉल्फिन इन्हें सुन लेते हैं। कौन? कुत्ता, बिल्ली, चूहे, चमगादड़ और डॉल्फिन इन्हें सुन लेते हैं पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। पेट्रोलियम को उत्पादक, पेट्रोलियम में कौन कौन से उत्पादक होते हैं? तो मिट्टी का तेल बोले तो केरोसिन, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पैराफिन मैम, ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। सीएनजी और एलपीजी के दहन से, सीएनजी और एलपीजी के दहन से क्या बनता है? तो सीएनजी के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एलपीजी के दहन से जल वाष्प निकलती है। पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाले ग्रह कौन से हैं? तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाले ग्रह 2 ग्रह हैं, शुक्र और यूरेनस। संसार में सबसे लंबे सर्प कौन से हैं? तो संसार में सबसे लंबे जो सर्प हैं वो जालीदार अजगर हैं।
बंकी टॉप ऑफ बीमारी किससे होती है? तो बंकी टॉप ऑफ बीमारी विषाणु से होने वाली बीमारी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो हमने क्वेश्चन रखे हैं जीके और जीएस प्लस हिंदी के भी आपको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।